टू एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 12 का पोएम का द सोल्जर चैप्टर। क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोल्जर। तो आज हम लोग उसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो बहुत ही इस पोएम को और इस कविता को एक अपने सैनिक से रिलेट किया जाता है और वो सैनिक कहीं दूसरे जगह पर निपट जाते हैं और वो सैनिक अपने शब्द में और अपने दिल से जो आवाज़ निकलती है वही आवाज़ आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक सैनिक क्या से क्या कर सकता है, अपने जान तक गवा देते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहा जाता है ना कि सैनिक का अर्थ वही समझ सकता है जो पहले सैनिक रह चुका है। तो आइए विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग और मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ द सोल्जर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोल्जर। तो द सोल्जर का ही चैप्टर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं अपने एक हेडलाइन अगर डालूं तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो आज मैं अभी हेडिंग में डाल रहा हूँ क्या चीज़, तो हेडिंग में होगा द सोल्जर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ये कविता है। क्या है? एक कविता है। तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये द सोल्जर है क्या। ठीक है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं अगर आप सोल्जर के बारे में जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े भी होंगे और न पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। तो आज मैं बताने वाला हूँ द सोल्जर के आखिर वास्तविकता है क्या। तो आइए समझते हैं। द सोल्जर का मतलब क्या होता है? तो द सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। और आज के डेट में हम लोग बोलते हैं आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी। तो जो आर्मी होते हैं वो अपने देश को बचाने के लिए कहीं जान तक गवा देते हैं। तो कहा जाता है ना कि आर्मी का अर्थ यानी सैनिक का अर्थ वही जान सकता है। आप कभी पूछिएगा उस इंसान से जिनके पिते कभी उनके सैनिक रह चुके हैं और उनके पिताजी नहीं हैं, वो बताएगा वाकई में सैनिक का अर्थ क्या होता है। अगर कहीं मौका मिले ना तो कभी उस इंसान से पूछिए जो हाल ही में शादी हुआ और उनके पति जी एक्सपायर कर गए आर्मी में, तो उनसे पूछिएगा, वो बताएगा आखिर वास्तविकता में सैनिक क्या है। तो आइए समझते हैं। और ये सैनिक, ये लेखक, जिनका लेखक नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है? इनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है? तो इस चैप्टर में जो अभी बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट वो आप ध्यान में रखेंगे। पहले सिखाता हूँ कुकू एफएम की तरह। द सोल्जर के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे रूपर्ट ब्रूक। और द सोल्जर जो कविता है ये लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है। क्या चीज़ से है? ये लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है। तो इसलिए इस कविता का नाम रखा गया था वार पोएट। क्या रखा गया था? वार पोएट। वार पोएट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? वार पोएट के साथ साथ इस कविता में कवि अपने देशभक्ति को शो करते हैं। तो देशभक्ति रहने के कारण इस कविता का नाम पड़ गया पैट्रोटिज्म। क्या पड़ा? पैट्रोटिज्म पोएट भी इसे कहा जाता है। पैट्रोटिज्म का मतलब ही होता है देशभक्ति, देश के लिए मरना, दैट इज कॉल्ड देशभक्ति कहा जाता है। और इसी के साथ मैं चलता हूँ। ये कविता टोटल 14 लाइन की लिखी गई थी। कितने लाइन की? 14 लाइन की ये कविता लिखी गई थी। और 14 लाइन के लिखने के वजह से इस कविता का नाम पड़ा क्या चीज़? सोनेट। क्या पड़ा इसका? सोनेट पड़ा। तो याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बन चुका है। 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं? सोनेट। और सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन की कविता लिखी जाती है उसी को बोलते हैं सोनेट। ठीक है। इसके बाद ये कविता लिखा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। कब लिखा गया था? ये कविता लिखा गया था
फर्स्ट वर्ल्ड वार में यह कविता लिखा गया था। तो याद रखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यह कविता कब लिखे गए थे, तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय यह कविता लिखी गई थी। अगर मैं बताऊं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। कब चला था प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में आज हम लोग समझते हैं। फिर मैं बताता हूँ इसमें और क्या क्या है। तो याद रखेंगे यह कविता कब लिखी गई थी, तो कविता लिखी गई थी 1914 से स्टार्ट हुआ था युद्ध, 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसी के बीच आता है 1915। तो यह कविता लिखी गई थी 1915 से पहले, मतलब 1914 में, और 1915 में लेखक मर चुके थे, मतलब वो मर चुके थे, वो लड़ाई झगड़ा में नहीं मरे थे, उनको एक बीमारी हो गया था। बीमारी किसके कारण हुआ था, वो सेप्टिसेमिया नामक बीमारी हुआ था। ठीक है, तो बीमारी के कारण मर चुके थे। और कहाँ मरे थे, तो मरने कहाँ मरे थे, तो याद रखेंगे फॉरेन फील्ड पर। कहाँ मरे थे, तो ये मरे थे फॉरेन फील्ड। कहाँ मरे थे, तो याद रखेंगे ये मरे थे विदेशी क्षेत्र पे। कहाँ मरे थे, तो याद रखेंगे विदेशी क्षेत्र पे मरे थे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो जन्म याद रखेंगे जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और फॉरेन, तो याद रखेंगे इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो याद रखेंगे मतलब विदेशी क्षेत्र में इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में रहने के कारण इस कविता का नाम पड़ा था इंग्लिश। क्या पड़ा था, इंग्लिश कविता, यानी इंग्लिश एक पोएम भी है। ठीक है, तो याद हो गया होगा। आई होप कुछ पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ, तो देखिए 10 मिनट हो गया। ठीक है, और ये जो कविताएं लिखी गई थी और इनका मैं जन्म बता दूँ, तो इनका जो जन्म हुआ था, यानी बोले तो बॉर्न हुआ था 1887 में। कब हुआ था, 1887। और डाइड कब हुआ था, तो डाइड याद रखेंगे 1915। तो इसके बारे में इतना सारे आपको डाटे याद रखने हैं। कब मरे थे, कहाँ मरे थे, किसके कारण से, तो याद रहेंगे सेप्टिसेमिया नामक बीमारी हो गया था। ठीक है, तो मैं बीमारी के नाम भी लिख देता हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको मैं भेज देता हूँ यहाँ पे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक अलग पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं तो इनको डाइड ऑफ, बोले तो लेखक किसके कारण मरे थे, तो याद रखेंगे डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। किसके कारण, सेप्टिसेमिया। ठीक है, सेप्टिसेमिया नामक बीमारी था। यह क्या था, तो याद रखेंगे एक बीमारी था। बीमारी मतलब बोले तो ये किसके कारण होता है, कीड़े मकोड़े के काटने के वजह से ये मर चुके थे। ठीक है, और इस कविता को डिस्क्राइब किए हैं, डिस्क्राइब बोले तो वर्णन किए हैं कौन, वर्णन किए हैं WBT एड्स। कौन, डिस्क्राइब। ठीक है, तो याद रखेंगे डिस्क्राइब कौन किए हैं, तो डिस्क्राइब किए हैं WBT एड्स। और इन्हों लेखक कौन है, तो लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक। आई होप इतना सारे पॉइंट समझ में आ गया होता है। ये समझाते हैं कुछ अपने शब्द में। ये रूपर्ट ब्रूक एक लेखक जो कि द सोल्जर के बारे में लिखे हैं, और ये कुछ नहीं है, ये एक कविता है जो बताते हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा तो लोग हमारे बारे में क्या करेंगे, याद करेंगे। एक बात बताइए, मान लीजिए कि हम लोग अभी बिहार के हैं, कहाँ के हैं, अभी मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा किसका है, ये क्षेत्र है बिहार का। ठीक है, बिहार का। और यहाँ पे एक चुन्नू मुन्नू है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, समझिएगा, एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे, यानी इसका बिहार में जन्म हुआ है, यानी इसका सारा, यानी बोले तो पालन पोषण कहाँ, यानी बोल सकते हैं इनका पालन पोषण भी कहाँ हुआ, बिहार में। अब मान लेते हो बिहार में जा कर के कहीं यूपी में मर जाते हैं। कहाँ मर जाते हैं, यूपी में। तो पालन पोषण मान लीजिए यूपी में इस कोने पर मर गए। ठीक है, तो ये धरती पूर्व बताते हैं, वो धरती किसका हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। राइट, यूपी का होगा कि बिहार का होगा, क्योंकि इस व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति आन के यहाँ पे मर गया,
ठीक है, और मर गया तो ये धरती पालन पोषण तो सब इसका बिहार में हुआ है कि नहीं, तो बिहार ने इसको सारा आकार दिया, जा कर के मरता है यूपी में। तो जितना स्थान वो घेरेगा, मतलब बॉडी जितना स्थान घेरेगा वो बॉडी किसका होगा, यूपी का कि बिहार का, तो वो बॉडी हो जाएगा किसका, बिहार का। तो यही समझा रहे हैं कौन, रूपर्ट ब्रूक। बोलते हैं कि उनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है, उनका जो जन्म हुआ है इंग्लैंड में, ठीक है, यानी पालन पोषण सारा इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन वो मरते कहाँ हैं, तो मरते हैं फॉरेन फील्ड पर। कहाँ मरते हैं, तो याद रखेंगे वो फॉरेन फील्ड पे मरते हैं, यानी विदेशी क्षेत्र आता है वहाँ पे मरते हैं। तो ये धरती जो होगा किसका हो जाएगा, फॉर एवर इंग्लैंड का हो जाएगा। तो आई होप इतना डाटा आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपको ऑब्जेक्टिव एक भी छूटने वाला नहीं है। अब आते हैं इसका चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक आपके लिए लिख करके लाया हूँ, क्या है कि मेरी तकदीर में कभी वो गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कभी वो गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ के लिए नहीं होता। तो किसी के लिए पढ़िए ना पढ़िए, डजेंट मैटर, लेकिन अपने माता पिता के लिए आपको आत्मसमर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि माँ और पिता से बड़ा और इस दुनिया में कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट, देखिए तो नेक्स्ट है आपका चैप्टर्स का नाम आपको दिख चुका होगा। चैप्टर का नाम है द सोल्जर। यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या है, चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, तो चैप्टर का नाम है द सोल्जर, ठीक है। द सोल्जर मतलब सैनिक, और इंग्लिश लिटरेचर ये है महायुद्ध का आगाज़ है, ये महायुद्ध होने जा रहा है रामायण बैच का, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन, पोएम, पोएट्री, प्रोज और एप्लीकेशन सारे के यहाँ अवेलेबल्स मिलेंगे। और पोएम की बात करें तो पोएम नंबर हो जाएंगे 6, और यहाँ पे आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, कहते हैं, ये तो वही वाला बात हो गया यार। चलिए ये कुछ हैं ऑथर्स के बारे में जो कि आपको याद रखने, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया था। देखिए सबसे पहला की पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, तो देखिए सबसे पहला ऑथर्स नेम आपको याद रखने हैं। ऑथर नेम क्या है, रूपर्ट ब्रूक। लिखने वाले कौन है, रूपर्ट ब्रूक इनके लेखक हैं, मतलब एक सैनिक है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं तो इनका जन्म मैंने बताया था 1887, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। डाइड यानी मृत्यु कब हुआ था, 1915 फॉरेन कंट्री में। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर, उनके पिताजी क्या थे, हाउस मास्टर थे एट अ रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल में उनके पिताजी एक हाउस मास्टर के पद पे थे। WBT एट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब, यानी ये जो कविता है ना द सोल्जर, इनको डिस्क्राइब कौन किया है, तो याद रखेंगे WBT एट्स, ठीक है। कौन, WBT एट्स द सोल्जर को डिस्क्राइब किए हैं। इसके बाद यंग मैन इन इंग्लैंड, ये जो लेखक थे ना बहुत ही कम उम्र की अवस्था में ये मतलब मर चुके थे, ठीक है। कहाँ, तो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, तो बहुत ही यंग मैन थे। एंड यंग मैन अ ब्यूटीफुल वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब क्या होता है, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, इसका मतलब क्या होता है, योद्धा। ये लेखक क्या थे, एक योद्धा थे, ठीक है। यो वॉरियर्स का मतलब होता है लेखा, योद्धा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव का की पॉइंट्स है। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया, यही बीमारी था, ठीक है। ये बीमारी किससे कारण होती है, ये बीमारी होता है कीड़ा मकोड़ा के काटने की वजह से। किससे होता है, कीड़ा मकोड़ा काटेगा उसके वजह से इनको बीमारी होता है, ठीक है। ऑन अप्रैल 23, 1915 में इनका मौत हो गया था। ब्रूक इज रिमेंबर, ब्रूक यानी रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है एज अ वार पोएट। वार मतलब युद्ध वाला कविता के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इट इज अ पैट्रोटिज्म पोएट, यह कैसा है, एक देशभक्ति कविता, मैंने बताया था पहले, ठीक है, एक देशभक्ति कविता है। दिस पोएम इज रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यह कविता कब लिखा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से 1918 तक। कब चला था, 1914 से 1918, ठीक है। यह कविता फर्स्ट वर्ल्ड वार में लिखी गई थी। 5 वार सोनेट, इन्होंने लगभग 5 गो युद्ध वाले कविता लिखे, जो कि पाँचों के पाँचों सोनेट था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हो गया। और महत्वपूर्ण क्या था, सोनेट। सोनेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया 40 लाइन का, जो 14 लाइन की लिखी जाती कविता है उसे कहते हैं सोनेट। इस कविता से लगभग आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं,
2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ, अब आते हैं लाइन पे। लाइन जरा सा गौर फरमाइएगा। तो प्रत्येक लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पहला लाइन क्या बोला कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस मी। बोलते हैं, कभी कहते हैं रॉबर्ट ब्रूक कि यदि मैं मर जाऊं, यदि मुझे मरना पड़े, यदि मैं मर जाऊं, तो बताते हैं कि थिंक, सोचेंगे ओनली दिस ऑफ मी। तो याद रखिएगा, कोई इंजीनियर से या कोई डॉक्टर से या एनीथिंग अबाउट जब मरते हैं तो उनको लोग उतना याद नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पे एक सैनिक मरता है ना, तो पूरा भारत ही नहीं पूरा संसार जानती है कि एक सैनिक मरा है, ठीक है। तो वही बताते हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा तो लोग हमारे बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। पहला लाइन क्लियर, यस, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन, यही बताते हैं फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विदेशी, ठीक है। तो बोलते हैं कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, मैं विदेशी क्षेत्र के कुछ कोने के क्षेत्र में मैं क्या करूँगा, मर जाऊँगा, वहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, और जहाँ पे दफनाया जाएगा वो धरती हमेशा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। तो बोलते भी हैं कि दैट इज़ फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा। दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड देयर शैल बी हो ही जाएगा। मतलब बोलते हैं यदि मैं मर जाऊं तो लोग हमारे बारे में ही सोचेंगे, और जहां पे मैं मरूंगा वो धरती किसका हो जाएगा, हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हिंदी में क्या लिखा देखो। बोलते हैं यदि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना, ठीक है, कि विदेशी धरती का कुछ कोना जो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। आई होप यह हिंदी में आपके लिए लिख कर लाया हूँ कि आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी का, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, ठीक। इसके बाद में चलता हूँ, 3 लाइन हुए यहाँ पर, कितने लाइन हुए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 लाइन, ठीक है। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्या देखिए, बोला जाता है कि इन दैट रीच अर्थ रीचर डस्ट कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है, तो कॉन्सील्ड का मतलब याद रखेंगे हिडन मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे, छुपा हुआ। इसका एक और मीनिंग है जिसको बोलते हैं वनीसेस का मतलब होता है गायब होना। इसका मतलब क्या होता है, गायब होना, ठीक है। तो कहते हैं कि इन दैट रीच अर्थ और रीचर डस्ट कॉन्सील्ड हिडन, और जहाँ पे वो मरेंगे, रीच अर्थ का मतलब समाधि स्थल बनाता है। तो जहाँ पे वो मरेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि ये विदेशी क्षेत्र है, मान लीजिए कि यहाँ पे मरे चुन्नू, मतलब लेखक हैं ये कौन है, ये लेखक है, ठीक है। यहाँ पे मरे तो ये धरती जिस पर होगा और यहाँ पे मिट्टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिट्टी यहाँ पर इनको क्या करेगा, कॉन्सील्ड कर लेगा। कॉन्सील्ड कहने का मतलब इसको झांक लेगा, मतलब उसको गायब कर लेगा, ठीक है। और बताते हैं कि अ डस्ट मतलब धूल, इसका मतलब क्या होता है, धूल। होम इंग्लैंड बॉर सैप मेड अवेयर, बॉर मतलब होता है जन्म, सैप मतलब होता है आकार, और इसका मतलब होता है जागरूक बनाना, क्या बनाना, जागरूक, ठीक है। तो वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अ डस्ट होम, क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे धूल कण से बनाया। बचपन में मैंने कितने धूल कण आप भी खाए होंगे, जब बचपन में कहीं चूल्हा में मुंह लगा ले तो कभी इधर मुंह लगा ले तो उधर, बचपन में आप भी खाए होंगे। आप भी अपने दोस्तों के साथ रहे होंगे, आप भी अपने दोस्तों से प्यार किए होंगे, फूलों से, मम्मी पापा से, सबसे प्यार किए होंगे। ऐसे ही लेखक हैं जो कि मेड अवे बॉर, इंग्लैंड ने जन्म दिया, साथ ही साथ इंग्लैंड ने उनको क्या दिया, आकार दिया, और इंग्लैंड ने उनको एक जागरूक इंसान बनाया, ठीक है। आई होप क्लियर, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि गिव दिया वंस हर फ्लावर्स टू लव, किनसे प्यार, तो याद रखेंगे फूलों से उनको प्यार मिला। तो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फ्लावर्स टू हेट, लव, डिजायर, इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। तो फ्लावर्स से मतलब उनको क्या मिला, प्यार मिला। एंड हर वेज टू रोम, रोम मतलब क्या होता है, टहलना, घूमना फिरना, ठीक है। और उन्होंने अपने घूमे अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और पूरा उनका शरीर इंग्लैंड के धरती पर, इंग्लैंड के पावन धरती पर पालन पोषण हुआ है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इंग्लैंड ने मुझे क्या दिया, जन्म दिया। आइए हिंदी समझते हैं। उस समृद्धि धरती, वही जहाँ पर उनको दफनाया जाएगा, समृद्धि मिट्टी का कण मिल गई और दफन हो गए, उनको दफनाया जाएगा। तो वह कण यानी शरीर जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया और तथा जन्म दिया, कभी अपने फूलों दिए गए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए गए घूमने के लिए बनाया। तो ये हिंदी थोड़े से हो सकते हो, लेकिन याद रखिए इसका मतलब यही हुआ कि जब वो
इंग्लैंड की धरती पर पालन पोषण हुआ, वो कहीं पे मर जाएंगे तो उनको दफना दिया जाएगा, जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर। और वो बताते हैं अपने वो कविता में लिखते हैं कि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड ने मुझे आकार दिया, इंग्लैंड ने मुझे चलना सिखाया, इंग्लैंड ने मुझे दौड़ना सिखाया। यानी इंग्लैंड की पावन धरती पर उनको बहुत सारा सम्मान मिला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ 10 क्या बोल रहा है समझिएगा। वास्ट का मतलब क्या होता है? धोना। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है धोना। ठीक है, तो वास्ट बाय रिवर्स, नदियों ने उनको क्या किया? सफाई किया। मतलब उनको नदियों ने जितने अंदर उनके बुराइयाँ थी सब क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। इसका मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। ठीक है, उनको आशीर्वाद मिला किन से? सन्स ऑफ होम, क्योंकि शून्य जो सूर्य है तो सूर्य से उनको क्या मिला? आशीर्वाद मिला। फ्लावर से क्या मिला? लव मिला। तो याद रखेंगे दोस्त। इसके बाद एंड थिंक, वो सोचते हैं कि दिस हॉट ऑल इविल सेड अवे। सेड अवेयर का मतलब होता है दूर भाग जाना या दूर हो जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दूर जाना। तो कहते हैं कि मेरे अंदर जितने भी बुराइयां हैं, मेरे अंदर जितने भी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएगा? मेरे से दूर हो जाएगा। और कहते हैं कि अपॉल्ड इन द इंटरनल माइंड नॉलेज, और बोलते हैं कि मेरी दिमाग सोचते रहेगी, घबराते रहेगी, वाइब्रेट करते रहेगी अपने देश यानी इंग्लैंड के इस पावन धरती के। बताते हैं, बोलते हैं हिंदी देखिए, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड ने सूर्य के द्वारा उनको आशीर्वाद मिला। ठीक है, शायद मैंने आशीर्वाद गलती लिखा हूँ, उसके लिए सो सॉरी। ठीक है, आशीर्वाद यहाँ पे सही लिखा हुआ। ठीक है, आशीर्वाद दिया। और सोचो यह दिल की सारी बुराइयाँ मिट जाएगी तो इंग्लैंड के द्वारा दी गई यादें विचार फिर से याद करेंगे, हमारी अनंत सोचेंगे, दिमाग के कंपन करती रहेगी और कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये दिमाग बहुत ही शातिर होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ सॉरी, पैराग्राफ जो भी होगा। बोलते हैं कि गिव्स समवेयर दिया बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन, और इंग्लैंड के द्वारा मेरे को सोच दिया गया, मेरे को उसने अंदर बहुत ही भर दिया, पूरे अलोट सा भर दिया। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि हर साइड्स मतलब दृश्य, साउंड मतलब आवाज़, हर दृश्य उसकी, हर दृश्य किसकी? इंग्लैंड की हर दृश्य और उनकी आवाज़ ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और उनके प्रत्येक दिन एकदम खुशहाली से दिन उनको कटे। आइए हिंदी देखिए। बोलते हैं एंड लव ऑफ लाफ्टर, और मैंने बहुत ही हंसा। एंड लर्न फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया? सीखा। साथ ही साथ जेंटलनेस इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और लास्ट में कहाँ चले जाएंगे? तो इंग्लैंड के पावन धरती पर स्वर्ग में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था ये। इसके बाद हिंदी देख लेते हैं। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले से थे वह हमारे मन में कंपन करती रहेगी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, अर्थात हमारे मन को इंग्लैंड में कंपन करते रहेगी और उसकी दृश्य और आवाज़ें उनके दिन के रूप में प्रसन्न सपने और हंसी जो दोस्तों से सीखा है, और भद्र विनम्रता अंग्रेजी स्वर्ग ने अर्थात हृदय में दिया, शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी स्वर्ग के अच्छे पलों को याद करेंगे। तो आप इस कविता को बहुत ही मैंने बेहतरीन से समझाने की कोशिश किया हूँ। अब इसको कुछ दिन में मैं लाने वाला हूँ कुकू एफएम की तरह आप इसे सुन सकते हैं। तो आइए और देखता हूँ और स्लाइड है क्या। तो ये पूरा हिंदी है, तो आप हिंदी चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं समझा दिया हूँ, आप हिंदी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ले लिए होंगे। इसके बाद इंग्लैंड के द्वारा दिए गए एक विचार जो पहले हैं ये भी मैंने पढ़ा दिया हूँ, तो आप इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट में यदि आपको बहुत ही अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी को फिर से स्वागत है बिहार के इस पावन धरती पर, आप सभी का स्वागत है, दिल खोल कर स्वागत है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो इसको आप थोड़ा सा शेयर करिएगा अवश्य। ठीक है, शेयर आप इसे ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।